दोस्तों, दिल्ली के दंगों को 5 साल 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है कि उमर खालिद एक देशद्रोही हैं या विक्टिम। जय हिंद साथियों, खुशामदीद करता हूं अनडिवाइडेड इंडियाज के यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 के दिल्ली दंगे, उमर खालिद और एनआरसी और सीए जैसे कानून पर। साथियों, 2019 में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाता है जिसका नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो था फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रहने वाले जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनको भारत में नागरिकता देने में छूट की जाएगी। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गए किसी भी नॉन मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी। साथियों, इसका मुस्लिम समाज ने काफी जोरों से विरोध किया। रीजन था नॉन मुस्लिम्स, यानी इसमें मुस्लिम्स को बाहर रखा गया था और ये पहला ऐसा कानून था जो रिलीजन के बेस पे था, जो कि भारत के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आवाज उठाता है। और यहीं पर एक बिल और पास किया गया था जिसका नाम था एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी इस बिल के अकॉर्डिंग लोगों को अपनी नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और उनको भी डिटेक्ट किया जाएगा जो भारत के नागरिक नहीं है, इलीगली माइग्रेंट होकर आए हैं। साथियों, सीए के अकॉर्डिंग जो भी इलीगली माइग्रेंट होकर आए हैं उन्हें एज ए इलीगल माइग्रेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं। साथियों, इन बिल्स की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में एक डर का माहौल था, क्योंकि यदि आप अपनी नागरिकता प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आप इससे आउट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप सीए का यूज करके सिटीजन बन सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। साथियों, जब इस मुद्दे ने गर्मी पकड़ी तो 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। Islamia University's library. This is from December 15th last year. In this video, you can see Delhi police entering the library and thrashing the students who were sitting there and studying in the library of that university. जिसमें से 200 लोग इंजर्ड हुए और 100 को डिटेन कर लिया गया, यानी अरेस्ट कर लिया गया। साथियों, ये प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, यानी इस 3 महीने के दिल्ली के प्रोटेस्ट में किसी भी प्रकार का वायलेंस देखने को नहीं मिला। साथियों, 23 फरवरी को बीजेपी लीडर कपिल शर्मा का बयान आता है। डीएसपी के सामने खड़े होकर वो क्या ये बयान देते हैं। हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। साथियों, न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग इन दंगों के पीछे साथियों इसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काफी भयानक हिंसा हुई। 50+ लोग मारे गए, जिसमें 38 मुस्लिम थे। इस घटना को, इन दंगों को प्री प्लान बताया गया। दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग इन दंगों के पीछे उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, सफूरा जरगा, मीरा हैदर, इसरत जहां, नत्शा नरवाल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी लोग स्टूडेंट और एक्टिविस्ट हैं। और उमर खालिद, यानी अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले से ही इन्होंने छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासियों के लिए और SC ST के लिए। यार, एक पुलिस वाले ने, कांस्टेबल ने मुझसे सवाल पूछा, रात के 2 बज गए थे, कि यार तुम्हारी विचारधारा क्या, जरा मुझे समझाओ। मैं उसको बोला कि देखिए, हमारी विचारधारा इतनी सी है कि कांस्टेबल के साथ खड़े रहो अफसरों के खिलाफ। आवाज उठाई है। साथियों, जब मुसलमानों पर अत्याचार की बारी आई, जब मुसलमानों पर मुसीबत आन पड़ी हुई तो उमर खालिद सामने आए। आपको बता दूं कि सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्ट था वो इसको लीड नहीं कर रहे थे, हालांकि इन्होंने कई स्पीच दी थी। दिल्ली पुलिस द्वारा इनको अरेस्ट करने के पीछे दिल्ली पुलिस ने रीजन बताया कि इन्होंने अमरावती में जो स्पीच दी थी। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे।
अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। और इनको यूएपीए के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया। देश के बड़े बड़े नेशनल टीवीज ने इनको आतंकवादी बताया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले से ही 2016 के प्रोटेस्ट में भी नेशनल मीडिया द्वारा इन्हें आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई और जैसे मोहम्मद से जोड़ा गया। Now, Omar, remember this. You. I'm talking about you. I'm talking about you. You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. You. नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। साथियों, आपको बता दूं कि उस प्रोटेस्ट में इनके साथ कन्हैया कुमार भी थे, जो कि हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं। साथियों, कन्हैया कुमार को जैसे मोहम्मद से जोड़ना आसान नहीं था, इसलिए उमर खालिद को जोड़ दिया। आप उनका ये बयान सुनिए। हिंदुस्तान नाम लेके बोलूंगा, पेपर हिंदुस्तान हिंदी वाला पेपर बोल रहा है कि उमर खालिद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जंगलों में नक्सलियों के साथ है। मैं हेड ब्लॉक पे बैठा हूं। एक दिन एक पुलिस अफसर ऐसी इंटरव्यू के दौरान ऐसी बोला कि फोटो कौन सा आपने फोन में दिखाया? देखा कि मैं एक और साथी जेएनयू के कांग्रेस हैं, उनके साथ था, ये फोटो आया है, देखो तुम्हारा नक्सली का कनेक्शन है। मैं बोला पहले तो बात आपकी गलत है कि वो नक्सली नहीं है, वो जेएनयू के छात्र थे। और बोला ये आईबी का फोटो है, आईबी फोटो लेकर आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैंने कहा सर ये मेरे फेसबुक से ही उठाया गया। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन उसका कोई इंटेलिजेंस नहीं है। साथियों, दिल्ली के दंगों में एक फोटो काफी वायरल हुआ, जिस व्यक्ति का नाम था शाहरुख। इसने ओपन गन फायर किया, लेकिन मुश्किल है कि आपने दूसरा फोटो भी देखा हो जिसके पीछे दर्जनों पुलिस वाले खड़े हैं और ये व्यक्ति जामिया मिलिया के स्टूडेंट के ऊपर ओपन फायर कर रहा है। साथियों, इन दंगों में 750 के करीब एफआईआर दर्ज की गई और 1800 से अधिक लोग गिरफ्तार या डिटेन कर लिए गए। साथियों, 50 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें 38 मुस्लिम थे। मस्जिदों को तोड़ा गया, मस्जिदों पर झंडे लगाए गए। मेरा सवाल सीधा यह है कि उमर खालिद जैसे एक पीएचडी होल्डर अगर कोई इस प्रकार की साजिश करें तो क्या उनकी साजिश इतनी कमजोर रहेगी कि वह अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएं? साथियों, दिल्ली पुलिस ने जब इनको अरेस्ट किया तो इसके पीछे का रीजन बताया इनकी अमरावती की स्पीच, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए जब ट्रंप इंडिया आए। लेकिन इसके प्रति उमर खालिद का कहना है कि मैंने शांतिपूर्ण तरीके से एक डेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट के लिए लोगों को बुलाया, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। एक प्रोटेक्ट आई विटनेस का स्टेटमेंट आता है कि मैंने उमर खालिद, ताहिर हुसैन और एक अन्य व्यक्ति को एक बिल्डिंग में जाते हुए देखा। उसके बाद उसका दूसरा स्टेटमेंट आता है कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया और मैंने इन्हें फॉलो करा। मैंने इनकी कन्वर्सेशन को सुना कि ये काफी मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे हैं ट्रंप के आने पर। साथियों, 9 तारीख इनकी मीटिंग की डेट बताई जा रही है, जबकि ऑफिशियल डाटे के अनुसार तकरीबन 14 या 15 को ये बात लीक हुई कि ट्रंप भारत आ रहे हैं। साथियों, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीएचडी होल्डर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा हो, तो कोई भी ऐरा जाकर उसको फॉलो करे और उसकी कन्वर्सेशन को सुन ले। ये मजाक बात नहीं है। आपका क्या विचार है इसमें? कमेंट में जरूर बताएं। आज के समय में ये बहुत आम हो गया है कि किसी भी मुस्लिम को आतंकवादी या किसी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना। पे मुझसे 3 बारी ज्यादा गुस्सा था कि ये भट्टाचार्य कहां से आ गया। मतलब देखिए, आप तो मतलब if I was a traitor to the nation by virtue of my birth, unless I prove otherwise, Pan was a triple traitor. Not only a traitor to his nation, also to his religion and also to his caste. एक बारी पुलिस अफसर बान को कोने में जाके बोला, एक
काम करो, तुम बोलो खालिद ने तुमको इन्फ्लुएंस किया था। 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद अमरावती में स्पीच देते हैं। इसके बाद 23 फरवरी को कपिल मिश्रा का बयान आता है और कुछ ही घंटों बाद इवनिंग में 23 फरवरी के दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। और आज भी 2025 में उमर खालिद यूएपीए के अंतर्गत अरेस्ट हैं और उनकी बेल को कई बार रिजेक्ट किया जा चुका है। लेकिन इसमें ट्विस्ट की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ना तो अभी तक ये प्रूव कर पाई है कि उमर खालिद ने ये दंगे भड़काए थे और इन दंगों के पीछे उमर खालिद का हाथ है, और अन्य चीजें प्रूफ कर पाई है। साथियों, यूएपीए इतना जघन्य कानून है कि इसमें बेल मिलना आसान बात नहीं होती। 5 साल 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस आज भी प्रूफ नहीं कर पाई है कि इसके पीछे उमर खालिद का हाथ था। साथियों, इन दंगों के पीछे किसी एक शख्स का हाथ नहीं होता। इसके पीछे प्लानिंग, पॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी जैसे भी फैक्टर मायने रखते हैं। साथियों, उमर खालिद गिल्टी हैं या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।